अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ोकानिया एंड मौलवी, ठीक है, दोनों के हिंदी कंप्लीट कराने वाली हूँ। फ़ोकानिया का भी और हिंदी का भी मौलवी एक वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। पूरा हिंदी का निचोड़ मैं एक वीडियो में लेकर आई हूँ, ठीक है। और ये वन शॉट रहने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, ना ही फ़ोकानिया की ना ही मौलवी की, तो ये वीडियो अगर आप लोग वॉच कर लेते हो 22 जनवरी से पहले, तो आप लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों को पूरा ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ फ़ोकानिया की हिंदी नहीं, मौलवी की भी हिंदी कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फ़ोकानिया के ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़ोकानिया का ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज़ है। कहानी नेताजी का चश्मा किसकी रचना है? तो ये सब क्वेश्चन आप लोग करे भी होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है करे भी होंगे, कुछ नहीं भी किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो कहानी नेताजी का चश्मा किसकी रचना है? तो स्वयं प्रकाश की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की कहानी संग्रह में इनमें कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो फूलों का कुर्ता इसमें नहीं है। और एक चीज़, ऑब्जेक्टिव आप लोग कितना पूछा जाता है? तो 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं आप लोग को 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। 40-50 प्रैक्टिस आप लोग क्वेश्चन कर लोगे तो उसमें से 10-15 आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि वह देशभक्त था, रोज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के चश्मे बदला करता था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, चश्मे वाले के लिए पान वाले ऐसा क्यों कहा? वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। तो क्यों कहा? तो अपमानजनक और व्यंग्यमूलक कहा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन खा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहानी बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो ऑप्शन क हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैप्टन बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा क्यों बदलता था? क्यों बदलता था? क्योंकि कैप्टन जो था देशभक्तों के सम्मान को बढ़ाने के लिए बदलता रहता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत का संबंध पंथ से था, तो किस पंथ से था? तो कबीर से था। ऑप्शन ग होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी? तो आत्मा परमात्मा से मिल गई, इस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया था। तो ऑप्शन ग हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का विरोध किया है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शव के पास रोने के बदले भजन गाना और पतों को दूसरा विवाह करने का आज्ञा देकर। तो ऑप्शन ग हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनवी अंदाज व्यंग्य रचना किस वर्ग पर कटाक्ष है? तो पतनशील सामंती वर्ग पे कटाक्ष है। तो ऑप्शन क हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन क हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन का असल नाम क्या था? तो नागार्जुन का असल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन का करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन श्रीलंका कब गए? तो नागार्जुन जो थे श्रीलंका कब गए थे? तो 1936 में गए थे, 1936 में। फिर अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के लिए कहाँ गए? तो यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ कुछ मेन आदमी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई कोई टॉपिक्स है, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो नागार्जुन के बारे में ही पूछा जाएगा, तो लगातार, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन उन्हीं के बारे में, कब गए, कहाँ गए, कब निधन हुआ, कब पैदा हुए, उनका असल नाम क्या था, इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन उन्हीं के बारे में रहेगा। इसलिए मैं कुछ कुछ का लेकर उठाकर आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन था? तो ये क्वेश्चन अभी मैं कराई हूँ, ठीक है, ये भी हो चुका है ये क्वेश्चन। नागार्जुन बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के लिए कहाँ गए? तो नागार्जुन बौद्ध धर्म से दीक्षित होने के लिए श्रीलंका गए थे। ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ इनमें से कौन सी है? तो नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ इनमें से क ख ग तीनों है, यानी कि युगधारा भी है, हजार बाहा वाली भी है और सतरंगी पंखों वाली भी है। यानी कि ऑप्शन ख भी करेक्ट है, क भी करेक्ट है, ख भी ग भी, तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ख हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? चलिए, तुमने कहा था और पुरानी ज्योतियों का कोर्स किसकी काव्य कृतियाँ है? तो नागार्जुन की है, तो ऑप्शन का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा
बुढ़ा घोड़ा और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने किसके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ है। तो ये हो जाएगा नागार्जुन का, ठीक है, ये भी नागार्जुन का ही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कलम का जादूगर किसको कहा जाता है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए मैं करा रही हूँ, एग्जाम में पूछा गया था। कलम का जादूगर किसको कहा जाता है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी को, यशपाल को, प्रेमचंद को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन क, रामवृक्ष बेनीपुरी को। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसे मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे अपना आदर्श कबीर को मानते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, यापाल का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो यहाँ पे यापाल नहीं यशपाल होगा, गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। और इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट पूछा जाएगा यशपाल का जन्म कब हुआ, तो आप लोग लिखेंगे सन 1903 में। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा यशपाल का जन्म कहाँ हुआ, तो आप लोग लिखेंगे पंजाब के फिरोजपुर में। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल की मृत्यु कब हुई। तो यशपाल की मृत्यु सन 1976 ईस्वी में हुई। फिर अगला क्वेश्चन है, यशपाल किस शैली के रचनाकार हैं। तो यशपाल यथार्थवादी शैली के रचनाकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशकपाल यानी यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन कौन हैं। तो कौन कौन है यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, झूठा सच, अमिता, दिला, पार्टी, कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है। ये सब जो है उनका उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल के कहानी संग्रह का नाम लिखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुनिया फूलों का कुर्ता, ठीक है। ये सब जो है इनका क्या है, कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ट्रेन में लखनवी अंदाज में क्या खा रहे थे। तो खीरे खा रहे थे, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चैप्टर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज नामक के लेखक कौन है। इसके आगे का हट ही चुका है, ठीक है। लखनवी अंदाज नामक कहानी के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, जो करेक्ट ऑप्शन था आंसर था वो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर यशपाल ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, ऑप्शन यही होगा। चलिए यहाँ पर तुलसीदास से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसकी भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देती हूँ। तो यहाँ पे है, तुलसीदास का देहावसान यानी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो काशी में हुई थी, ऑप्शन क हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। तो तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी। तो 1623 में हुई थी, तो ऑप्शन घ हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का जन्म कहाँ हुआ था। देव का जन्म कहाँ हुआ था। तो इटावा में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखिए, जैसे देव का जन्म किस सन में हुआ था। तो किस सन में हुआ था। तो 1673 सन में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव का पूरा नाम क्या था। तो देव का पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी, ऑप्शन ख होगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए आप लोग छोड़ दें इसे। अब यहाँ पे देखिए, रीतिकालीन कविता का संबंध डैश से था, किससे था। तो दरबारों से था। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन का होगा करेक्ट। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था। तो 1889 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव का, जयशंकर प्रसाद किस काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि थे। तो छायावादी के, ठीक है। तो ये थे MCQs इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत मस्तक पर चमकते रामानंदी, ठीक है, रामानंदी चंदन, कबीर की मान्यताओं पर विश्वास और अपने कबीरी आचरण तथा संगीत गायन के कारण साधु कहलाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखें। तो गर्मी के उमस भरे दिनों में शाम को अपने आंगन के बीचों बीच बैठकर भगत जब गायन करते थे, ठीक है, तो और पीछे की मंडली उनके गाय को दोहराती थी, तब गाते गाते वह अचानक नाचने लगते थे। तो पूरा श्रोता समूह उनकी संगीत साधना में मंत्र मुग्ध हो जाता उठता था। सारा आंगन गीत संगीत और नृत्य से भर जाता था।
फिर अगला क्वेश्चन है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या किया? तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो द्विवेदी जी ने शिक्षा का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह कहना कि प्राचीन काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, गलत है। ऐसा कहने वाले को नाटकों की प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को और ऋषियों को वेदांत वादिनी पत्नियों को देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? तो कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए, ठीक है, यानी कि जब दो कपड़ा को जोड़ा जाता है उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो सुई धागे का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो लेखक अपने बच्चे के अनन्य प्रश्न संस्कार को याद करता है जब फादर कामिल बुल्के ने उसके पुत्र के मुंह में पहली बार अन्न डाला था। उनकी नीली आंखों में चमकते तैरते वात्सल्य भाव को देखकर वह ऐसा महसूस करता है जैसे वह देवदार के छायावृत्त में खड़ा हो। फिर अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुर्तकवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखे। तो ये आप लोग अपना देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जो आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस भी करा देती हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करके जाने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो वह कौन सी घटना थी जिनको सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही अपने कानों पर? तो जब लेखिका कॉलेज आती है तो प्रिंसिपल उनकी गतिविधियों के खिलाफ उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही की नोटिस देती है, ठीक है, जो कि उसके पिता बड़े नाराज़ हुए। लेखिका को उनके गुस्से का भय था, परंतु बाद में उसकी माँ ने बताया उसे कि उसके पिता नाराज़ नहीं है बल्कि खुश है। तो ये सुन के उसको अपने कानों पर भरोसा न हो पाया। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? तो बिल्कुल सही बात है, हाँ, निश्चित रूप से द्विवेदी जी का यह निबंध उनकी खुली और दूरगामी सोच का परिचायक है, क्योंकि इस निबंध की रचना उन्होंने उस समय की थी जब देश औपनिवेशिक गुलामी की गिरफ्तार में था। हमारे भारतीय समाज में तो आज भी बहुत सी जगहों पर स्त्री हमारी शिक्षा के विषय में लोगों की सोच बहुत सकारात्मक नहीं है। ऐसी दशा में एक व्यक्ति का इस विषय पर इतने वर्षों पूर्व सोचना उसकी खुली और दूरगामी सोच का ही परिचारक हो सकता है। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़े घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग करके जाने हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाने की चांसेस है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाना, जितना मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ बस उतना ही आप लोग को करके ही जाने हैं। क्लियर? तो बस इतना ही करना है आप लोगों को सब्जेक्टिव में। अब मैं आप लोग को हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, लेकिन उससे पहले, ठीक है, इससे पहले मैं मौलवी के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कराती हूँ और उसके बाद हिंदी ग्रामर साथ ही में करा दूंगी, फ़ौकानिया मौलवी दोनों का। तो क्वेश्चन कराने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग पहले वाले भी क्वेश्चन 1-2 साल के 3 साल के अगर करके जाते हो तो आप लोग अगर कुछ भी नहीं तैयारी किए हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग के अच्छे खासे आएंगे, ठीक है। तो 50-60 नंबर प्लस सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलने वाला है। तो ये सारी क्वेश्चन आप लोग को करके ही जाने हैं। और तो और मैं इंपॉर्टेंट क्लासेस में करा भी चुकी हूँ। संख्या कितने भेद होते हैं, गाने वाली में 5, गाने वाला में वाला क्या है, ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान से पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। 15 क्वेश्चन इधर हो गया और 15 आप लोगों को 2024 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन ऐसी होगी आप लोग के एग्जाम में सिर्फ 15 पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्लासेस में कराई उससे आ जाएंगे। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग करके जाना है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप लोग मौलवी PYQs प्लेलिस्ट चेक करें। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, खाली कटोरों में बसंत का उतरना का आशय है कि उपयुक्त दोनों, यानी बसंत आने पर बनारस शहर के घाटों पर भीड़ लगना है, उसके अधिकारियों को काफ़ी भीख मिलने की आशा होना है। फिर अगला क्वेश्चन है, विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कवि ने कविता एक
कम में किस तथ्य को चित्रित किया है? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज के गिरते जीवन मूल्य को, इसलिए ऑप्शन का होगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, कविता सत्य से कवि विष्णु खड़े ने किस पौराणिक ग्रंथ के संदर्भ एवं पात्रों को प्रतीक बनाया है? तो महाभारत को। तो ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट, महाभारत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोड़ो 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 में कौन सा अलंकार है? यानी कि एक शब्द दिया हुआ है गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इसमें से कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। तो पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, ये भी अलंकार है, यही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य भी श्री रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ तुलसीदास कब किया? तो 1574 में, 1574 में। फिर अगला क्वेश्चन है, जननी निर्खति बांध धनुहिया में कवि ने किनके हृदय की वेदना को व्यक्त किया है? तो माता कौशल्या की। फिर अगला क्वेश्चन है, मनहु कमल हिमारी में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लेखक ब्रजमोहन व्यास कौशाम्बी किस सन में गया था? तो सन 1936 में गया था। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी से पसोवा कितनी दूरी पर स्थित है? तो 2.5 मील की दूरी पर। फिर अगला क्वेश्चन है, लेखक ब्रजमोहन व्यास पसोवा किस सवारी पर गया था? तो इक्के की सवारी पर गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर जैन तीर्थ था? तो पसोवा में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन लोगों का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता था? तो पसोवा में लगता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसोवा में किसने स्तूप बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर की पौड़ी के पूरे वातावरण में किसके दिव्य सुगंध फैल रही थी? तो अगरबत्ती तथा चंदन की सुगंध फैल रही थी। आरती के पश्चात किसकी बारी आती थी? तो संकल्प तथा मंत्रोच्चार की। फिर अगला क्वेश्चन है, घाट पर कौन नहा रहा था? तो संभव नहा रहा था। संभव ने अपना चश्मा किससे पोंछा? तो अपनी कुर्ता से पोंछा। फिर अगला क्वेश्चन है, चंदन तिलक के बिना स्नान अधूरा होता है बेटा, किसने किससे कहा? तो मंगल पांडे ने संभव से कहा। अगला क्वेश्चन है, संभव की नानी ने संभव से मंदिरों में कितने पैसे चढ़ाकर आने को कहा था? तो 20 आने। फिर अगला क्वेश्चन है, पुजारी जी ने संभव को क्या दिया? तो चरणामृत दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, संभव के बगल में कौन खड़ा था? तो एक लड़की खड़ी थी। ये तो लाइव स्टोन है, सिकरी जीन किसने किसे कहा? तो शेखर ने रूप से कहा। अगला क्वेश्चन है, भेड़ो राह में आने पर महीप की दृष्टि कुत्ते पर थी, लेकिन शेखर तथा रूप की कहाँ थी? तो भेड़ चरा रही 14-15 साल की लड़की पर थी, यहाँ पर भी लड़की पर नजर थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कभी किसी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी, किसने किससे कहा? शेखर ने रूप से कहा। इस समय रूप की आयु कितनी थी? तो 24 वर्ष थी। फिर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जैसे पंडित ब्रजमोहन व्यास ने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के कितनी हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन इलाहाबाद संग्रहालय के लिए किया था? तो कितने का? तो 14,000 का। फिर अगला क्वेश्चन है, पंडित ब्रजमोहन व्यास इलाहाबाद नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी रहे। तो 1921 से 1944 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कच्चा चिट्ठा के लेखक किस रचना का अंश है? तो मेरा कच्चा चिट्ठा आत्मकथा का अंश है। अगला क्वेश्चन है, फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिया जिलांतर्गत औड़ाही हिंगना गांव में कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास हैं, तो कौन से हैं? तो उपयुक्त सभी, यानी मैलांचल भी है, कितने चौराहे भी हैं, पढ़ती पड़ी कथा भी है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर रेणु के कहानी संग्रह हैं, तो कौन से? तो उपयुक्त सभी, ठुमरी भी है, आदमी रात्रि की महक और अग्निखोर, ठीक है, ये सब है। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस करा देती हूँ, उससे पहले सब्जेक्टिव के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कुछ, क्योंकि मुझे हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन कराने हैं, फोकानिया मौलवी दोनों के लिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पे मैं वीडियो तो बनाई हुई हूँ, फिर भी अगर आप लोग अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से भी ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इस पेज में जो भी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ये क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आप लोग सेकेंड पेज में देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट भी लेकर पढ़ सकते हैं, वो शॉर्ट के थे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे भी आप लोग देखिए ये भी लॉन्ग के क्वेश्चंस हैं। ये सारी क्वेश्चन मैं कराई हुई हूँ, इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, क्लियर। तो ये सब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आती हूँ ग्रामर पे, ठीक है, हिंदी ग्रामर पे, और ये फोकानिया मौलवी दोनों के लिए हैं, तो दोनों स्टूडेंट देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, संधि किसे कहते हैं? तो आप लोग को मालूम होगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव जोर इंद्र, देवेंद्र, दीग जोर गज, दिग्गज,
क्लियर। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब क्वेश्चन ये होता है स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, जैसे महा जोड़ ईस महेश। फिर अगला क्वेश्चन है व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सोदाहरण लिखे, यानी कि उसका एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन कहते हैं, जैसे जगत जोड़नाथ जगन्नाथ। विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग के साथ आने वाले स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, यानी कि निश्चय निश्चय। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समास किसे कहते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं सबको समझाऊंगी नहीं, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। समास किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस है। समास और संधि में क्या भेद है, ये तो भाई आप लोगों को करके ही जाना है। समास में दो वर्णों का मेल होता है, पर संधि में दो वर्णों का मेल होता है, पर समास में दो पदों का। ठीक है, दो वर्णों का मेल समास संधि में होता है और समास में दो पदों का मेल होता है। समास में दो पदों को तोड़ने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, पर संधि में यह क्रिया विच्छेद कहलाती है। समास में संधि होती है पर संधि में समास नहीं होता। क्लियर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने का बहुत बहुत ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, समास के कितने भेद होते हैं? समास के टोटल 6 भेद होते हैं। अब इसका परिभाषा भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, तो अभी आप लोग लिखते रहो, ठीक है। मैं सिर्फ बता देती हूँ 6 भेद के नाम। तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्विगु, और उसके बाद है क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्विंद, नेत्र। ये सब क्या है? इसके भेद है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैं ली हूँ, ठीक है। एक तो है इनमें बहुव्रीहि समास कौन है? एक वीणा पानी, त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन, दिन रात, निर्जन, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है इनमें तत्पुरुष समास कौन है? पंचवटी में, नीलकंठ में, चरण कमल में और पुरुषोत्तम में। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों का आंसर क्या होगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। चलिए, और यहाँ पे भी देखिए 6 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। 6 का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है और इसका आंसर आप लोग बाद में आकर यहाँ पर देखना, ठीक है। बाद में देखना है, पहले नहीं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है होता है, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द भी होते हैं जिन्हें आप लोगों को याद रखने हैं, इन्हें भी याद रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो एक ही वर्ड अर्थ वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधेरा, तिमिर। तो सबका मतलब तो एक ही है, ठीक है। और भी कुछ कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि कोई शब्द दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका 3 पर्यायवाची शब्द लिखे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 6-7 पर्यायवाची शब्द एक एक का, तो आप लोगों को बस 3-4 याद कर लेने हैं। आँख का क्या होगा? नैन, नेत्र, लोचन, दृष्टि, अक्षीर, अंबर, व्योम, जो होगा सब याद कर लेना आप लोग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आखिरी में यहाँ पर एस्से, ठीक है। ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 10 नंबर आप लोग को मुफ्त में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है कि ईद पर, ठीक है, इस पे इससे आएगा, दहेज प्रथा पर आएगा। दोनों नहीं लिखना है, बस कोई एक पर लिखना है। दोनों ऑप्शन में रहेगा तो कोई एक पर आप लोग लिख के आएंगे, ठीक है। इन सभी पर इससे आने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। 99% चांसेस आएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मुहावरा। मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ, लेकिन फिर भी ये भी आप लोगों को याद करके जाने हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है आप लोगों को। और कुछ ग्रामर इधर भी है, जैसे वेट, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विशासन की परिभाषा लिखे, यानी डेफिनेशन लिखे, और इसके भेदों के नाम, यानी कि इसके टाइप्स के नाम भी लिखना है। जैसे विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और नाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। सबसे ईजी है और एग्जाम में ही पूछे जा सकते हैं। विशेषण है कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक, स्वारनामिक। और इन सभी का डेफिनेशन भी आप लोग को लिखना है, और ये सब तो मैं क्वेश्चन अभी कराई हूँ। और संधि और समास में तो खैर अंतर याद करके ही जाना है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को याद कराया है। उसके बाद ये सब। और यहाँ पे एक है उपसर्ग और प्रत्यय। इनसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेगा, इसलिए करके जाना है। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, ठीक है, कोई शब्द के पहले अगर लगता है और उसका अर्थ बदल जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में से इसका अपोजिट है। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, लास्ट में लगता है और उसका अर्थ बदल जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है अनपढ़, ठीक है। अब इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा उपसर्ग लग रहा है।
तो अभी मैंने आप लोगों को बताया वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर लगता है। तो अनपढ़ में अन आकर पहले लग गया, यानी अन जो होगा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। और यही अगर मैं कहूँ प्रत्यय इसमें कौन सा लग रहा है, तो इसमें पढ़ जो है प्रत्यय लग रहा है। क्लियर, एक ही एग्जाम्पल से मैंने दोनों समझा दिया। उपसर्ग में क्या होता है, जैसे अनपढ़ है एक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है, तो अन है क्योंकि ये पहले लगा है। पढ़ क्या है, यह है प्रत्यय क्योंकि ये आखिर में लगा है। क्लियर, चलिए अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विपरीतार्थक सब ये नहीं आता है उतना, फिर भी देख लेना आप लोगों के पास टाइम हो तो। परिवाची शब्द, मुहावरा, निबंध तो मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट बता ही दिया है। और एक बार आप लोग पत्र लिखना भी देख लेना, बस फॉर्मेट, क्योंकि ऐसे पूछे नहीं जाते लेकिन पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देते हैं, तो एक बार इसका फॉर्मेट देख के जाना आप लोग। एग्जाम में आ गया तो लिख देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये वीडियो तो हो गई होगी मुश्किल से 20-25 मिनट की, तो बनी गई होगी, उससे ज़्यादा ही हो गई होगी। फिर भी आप लोग पूरा वीडियो अगर देख रहे हैं, यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को क्या करना है, वीडियो वॉच करने के बाद जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसको भी एक बार फिर से रीड कर लेना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। उन स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना जिनकी हिंदी की पेपर है। ठीक है, फोकानिया मौलवी दोनों के लिए ही था पूरा, और मैंने पूरा ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ग्रामर सारी क्वेश्चन, सिर्फ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन दी हूँ। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोग इतना करके जाते हैं तो आप लोग एग्जाम में बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक लाइक शेयर करने आप लोग।